नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट कार्यक्रम, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों से समय समय पर बात करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने गुड्डू खान जी, जो कि नौतनवा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, उनसे बात की थी और कोरोना काल के दौरान जो समस्याएं थीं और इन्होंने कोरोना काल में लोगों की किस तरह से मदद की थी, इस पर चर्चा की थी। आज फिर से हम नौतनवा में हैं, तो हमने सोचा कि फिर कुछ नगर पालिका परिषद नौतनवा के बारे में, कुछ यहाँ के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके बारे में जान लें। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल जो हमारा सबसे पुराना और सबसे सही, एक तरह से कहा जाए सबसे मजबूत मित्र है, हमारे देश से सटा हुआ पड़ोसी मुल्क है और इससे ढेर सारे संबंध हैं हमारे आयात और निर्यात के। इससे किस तरह का ये सटा हुआ एरिया है, इससे इस एरिया को किस तरह का फ़ायदा होता है और कौन से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जिससे इस क्षेत्र को बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले स्वागत है सर, आपने पिछली बार भी समय दिया और इस बार भी समय दिया हमें इस कार्यक्रम को फिर से करने का। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि आपके नगर पालिका परिषद में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं और कौन से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आप शुरू करने की योजना में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अगले बार भी जनहित के मुद्दे उठाए थे और आज भी जनहित के मुद्दे उठाने के लिए आपने हमें अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नौतनवा एक तराई क्षेत्र रहा है। नौतनवा नेपाल का बॉर्डर है, चारों तरफ से सीमाएं खुली हुई हैं और हमारे रोटी बेटी के संबंध नेपाल से स्थापित है। यहाँ के लोग नेपाल में शादी करते हैं, नेपाल की बेटी बहू आती हैं, इंडिया की बहू बेटियां जाती हैं। सारे बॉर्डर खुले होने के नाते हम लोग नेपाल में जो आज कोरोना ने दस्तक दिया और कोरोना के दस्तक के बाद नेपाल में लॉकडाउन लगा, उससे बहुत बड़ा संकट पूरे क्षेत्र में, हमारे नौतनवा क्षेत्र में आया है। ख़ास तौर से हम आपको बताना चाहते हैं, टूरिज़्म विभाग के, अभी हमारे नेपाल के मैत्रिक नेपाल के टूरिज़्म विभाग के यूनियन के लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप इसकी आवाज़ उठाइए। हजारों की संख्या में लोग रोजगार बिना तरस रहे हैं। नेपाल बंद हो गया। नेपाल से टूरिज़्म का बहुत बड़ा बेनिफिट नौतनवा को मिलता था, सुनौली को मिलता था, भैरामा को मिलता था, लुम्बिनी को मिलता था। पूरे नेपाल खुलने से पूरा हमारा नौतनवा पर्यटक के सहारे अपना जीविकोपार्जन करता था। सबसे बड़ी समस्या आ गई कि लॉकडाउन एक ज़माने से नेपाल में लगा हुआ है, व्यापार ठप है, जिससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कई बार रह पत्र भी लिखा, एम्बेसी को भी मैंने पत्र लिखा कि भाई इस पे विचार करके देखिए, कोरोना तो ज़िंदगी के साथ लग गया है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं रुकेगी। ज़िंदगी को तो चलना है, ऐसा रास्ता निकाला जाए। भारत नेपाल मैत्रिक संघ, भारत नेपाल की दोस्ती कायम रहे। एक बैग 2 साल से लगातार नेपाल में लॉकडाउन लगा देना, ये हमें उचित नहीं लग रहा। हम एम्बेसी के पास भी पत्र लिखे हैं कि जल्द से जल्द भारत और नेपाल के रिश्ते को, सुनौली बॉर्डर को खोला जाए, जिससे आवागमन हो, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। हजारों हजार लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। आपके इस नौतनवा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत चल रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप आगे फ्यूचर में जो प्लान है जिससे कि इस क्षेत्र को ढेर सारी और ऊंचाइयां मिलें और भी सारे काम। देखिए, सबसे पहले तो हमारे वहाँ जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कान्हा पशुआ आहार आश्रय केंद्र, कान्हा आश्रय केंद्र, वो बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको चल रहा है। और अंत्येष्टि, जगह जगह अंत्येष्टि को बनाना, अच्छे तरीके से रख रखाव, सौदागिरी बनाना, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सॉलिड वेस्ट प्लान, कूड़े का निस्तारण, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, जैविक खाद बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही आवश्यकता है इसकी, और इसको होना चाहिए। इसके लिए हमने एक कदम उठाया है। अभी 2 एकड़ ज़मीन हमने नौतनवा नगर पालिका के लिए कूड़ा निष्पादन के लिए
लिया है और जल्द ही वहाँ एक फैक्ट्री लगेगी जिससे हम कूड़े की छटाई करेंगे। उस कूड़े को उपयोग में लाकर लोगों को बेचेंगे, वितरित करेंगे और जिससे हम लोगों को रोज़गार भी दे सकेंगे और कूड़ा निष्पादित भी बढ़िया से हो पाएगा। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, अनाज, सबकी हम व्यवस्था बना रहे हैं और जल्दी वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जल्दी ही चालू होगा। वो कान्हा पशु आश्रय केंद्र की बात की आपने, अक्सर इस पर ढेर सारे सवाल उठते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं। अब व्यवस्थाओं की तरफ तो नज़र नहीं करेंगे, उसके संबंध में कोई सवाल भी नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हमें लगता है कि जो पशु आवारा हैं उनको जब एक जगह संरक्षित किया जाता है तो उनसे जो लाभ लिया जा सकता है उसमें किसी तरह का कोई लाभ जो भी संरक्षित कर रहा है, वो नगर पालिका हो, वो ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक के लोग हों जो अलग अलग आश्रय केंद्र बना के संरक्षित कर रहे हैं, उसका कोई विशेष लाभ उनको नहीं मिल रहा है। जबकि पशु जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। पशुओं ने ही हमें खेती से लेकर हर जगह मदद की है और आज वो आवारा की कैटेगरी में आ गए हैं और हम उनको संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उससे कोई लाभ ले पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, यहाँ के लोगों से, कि आप पशुपालन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। गाय से लेके तमाम पशुएं हमारे हिंदुस्तान की एक संस्कृति हैं, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और मैंने देखा है कि तमाम लोग ऐसे हैं, आज जो आवारा पशुओं का नाम दिया जा रहा है वो आवारा पशु नहीं है, वो किसी न किसी घर के रहने वाले पशु हैं जिसको हम जैसे लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, उसका दूध ले लेते हैं, उससे अपना काम करा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और वो जो सड़क पर निकलते हैं उनको खिलाने की व्यवस्था नहीं करते हैं और सड़क पर छोड़ के वो अपना चारागाह खोजते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अपने आप को सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। पशुओं को अगर रखने के लिए हम रखते हैं तो उनको अच्छा पशु आहार देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए एक अभियान चलाकर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि भैया अगर आपने गाय को रखा है तो उसकी हिफाजत कीजिए, उसको सुरक्षित रखिए, उसको चारा दीजिए और उसको छोड़िए मत। लोग ये है कि सवेरे लोगों ने दूध दुआ और गाय को छोड़ दिया छुट्टा और वो चर रही हैं, घूम रही हैं और उसी का नाम आवारा पशु रख दिया गया। तो इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, जिससे हम पशुपालन करें तो उसको सही ढंग से करें, अपने वहाँ रखें, उसको खिलाएं पिलाएं और उसका भोग करें। आवारा पशुओं की तरफ इशारा करने का सीधा मतलब ये था कि उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल हैं या फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसको कई तरह से संरक्षित करते हुए उसको लाभदायक बनाया जा सकता है। शायद सरकार की नज़र या फिर योजनाएं उसकी तरफ हैं, इसीलिए कान्हा आश्रय केंद्रों में कंपोस्ट के लिए अलग अलग गड्ढे बनाए गए, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन वो पूरी तरह से निष्पादित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जीवटता की कमी तो दिखती है। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि जहां पशुओं का बेहाल था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पशुओं का बहुत ही मजबूती से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल किया। जहाँ पशु लोग छुट्टा छोड़ देते थे, जहाँ पशुओं की निर्मम हत्याएं हो जाती थीं, एक्सीडेंट हो जाता था, आज उसमें बहुत भारी कमी आई है। चुनौती है, चुनौती का सामना करना भी हमें है, लेकिन धीरे धीरे पशु कान्हा केंद्र बन के, पशुओं की हिफाजत करके, लोगों को जागरूक करके हम पशुओं की हिफाजत कर रहे हैं। और पहले के अपेक्षा में आज की तुलना में पशुओं में बहुत ही ज़्यादा सुधार, बहुत ही उनका रख रखाव बेहतरीन और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और आखिरी सवाल, स्वच्छ भारत मिशन का। नगर पालिका परिषद में स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं जगह जगह पे और ऐप के माध्यम से रेटिंग का कुछ प्राविधान है। अलग अलग पोस्टर्स हमने देखे हैं जिसमें जनता लोग नगर पालिका को रेट करती है कि स्वच्छता में हमारा स्थान कहाँ है। लेकिन किसी भी नगर पालिका के गेट की तरफ अगर जाएँ, वो महाराजगंज हो, सिसवा हो या कहीं भी, तो जो हमारा दरवाज़ा है वही सबसे गंदा है। आपको क्या लगता है कि कैसे उसको सुधारा जाएगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा मतलब सूझबूझ के ये ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप यकीन मानिए, हम नहीं कहते कि पूरे तरीके से हम स्वच्छ हो गए, पूरी तरीके से हम स्वच्छता को ला दिए हैं, कहीं ना कहीं कमी है।
125 करोड़ की आबादी को जिसकी आदत पड़ी रहेगी कि बाहर शौच जाना, सड़कों पे कूड़ा फेंकना, और उस आदत को बदलने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया। पहले आप देखे होंगे भाई साहब, मैं जब जाता था, हमें आज से मैं आपको 10 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 10 साल पहले जब मैं गांव में जाता था तो सड़कों के किनारे लोग शौच किए मिलते थे और गाड़ियाँ गंदी हो जाती थी, और गाड़ी किसी के दरवाजे पे जब पहुँचती थी तो लोग वहाँ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन आज मैं बड़ी मजबूती से, बड़ी दृढ़ संकल्पता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि बहुत कमी आई है और स्वच्छता के प्रति नया हिंदुस्तान जागरूक हुआ है। स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी हमें सिविक सेंस डेवलप करने के लिए और भी अभियान चलाने होंगे। मेरा इशारा उसकी तरफ था कि घर का कचरा साफ करके हम अपने दरवाजे पर न गिराएं, और जो भी प्रमुख द्वार हैं जहाँ से हम नगर में प्रवेश करते हैं, जितने भी आउटर हैं, इवन वो गोरखपुर और लखनऊ की तरफ भी अगर आप देख लें तो सारे कूड़े जो है, नगर पंचायत के कर्मचारी तो ट्रेंड है, नगर पालिका हो, महानगर हो, इसके कर्मचारी तो ट्रेंड है, तो वो शहर का कूड़ा उठा के मेन एंट्रेंस द्वार के गेट के किनारे ही गिरा देते हैं। देखिए, अभी हमने आपसे कहा ना, इसके लिए सबसे पहले सिविक सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम जब अपने घर का कूड़ा ले जाके कूड़ेदान में डालेंगे या नगर पालिका की गाड़ी में डालेंगे तो निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हमें आपको डेवलपमेंट के लिए लोगों को अवेयरनेस देना है, उनको बताना है। 125 करोड़ को हम एक बैग नहीं ठीक कर सकते सर, हमें धीरे धीरे ठीक करना। लेकिन मैं इस बात को आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि नए भारत में स्वच्छता की बहुत तगड़ी लहर आई है। आपने हमें समय दिया, इस परिचर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? और भी ढेर सारे सवाल आपके अंदर हो सकते हैं, हो सकता है नगर पालिका के 4 साल के कार्यकाल के विषय में भी आप जानकारी चाहते हो, तो इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे तो आप वो हम तक प्रेषित करें, ताकि हम नगर पालिका नौतनवा के विकास जर्नी के बारे में भी बात कर सकें माननीय चेयरमैन साहब से, और ये जानने की कोशिश कर सकें कि 4 सालों में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। और एक बार हम इनसे निवेदन करेंगे, अगली बार जब हम फिर से इनके साथ मुखातिब होंगे तो नगर पालिका में जो जो वर्क हुए हैं, जो जो काम हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ढेर सारे चौक चौराहे दिखते हैं नौतनवा में, ढेर सारे महानुभावों की मूर्तियाँ दिखती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपने समय दिया, बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।